आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा सर्जरी का है और टॉपिक का नाम है ब्रेस्ट सर्जरी। ब्रेस्ट सर्जरी में हम ब्रेस्ट की डिफरेंट कंडीशंस डिस्कस करेंगे और उनके डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस, उनके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ब्रेस्ट सर्जरी में सबसे पहले तो हम सिंपल एनाटमी देखेंगे ब्रेस्ट की। अच्छा, पहले हम राइट साइड वाली पिक्चर देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास स्किन आ जाती है और सबसे नीचे अगर हम देखते हैं ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। पेक मेजर मसल के ऊपर ही ब्रेस्ट लाई करता है, जो कि एडिपोज टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। और ब्रेस्ट में हम देख सकते हैं ये डक्ट्स हैं। डक्ट्स जो हैं वो सारी की सारी निपल में ओपन हो रही हैं। निपल के सराउंडिंग में जो पिगमेंटेड एरिया है उसे एरियोला कहते हैं। और डक्ट के एंड पे अगर हम देखें तो हमें लब्यूल्स मिल रही हैं। और अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास रिब्स है, इससे ऊपर जो हमें 3 नज़र आ रही हैं और ये चेस्ट वॉल है। इसी तरह हम देखेंगे ये सुप्रा लिम्फ नोड्स को, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, क्लेविकल के ऊपर इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। फिर हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलर रीजन में लेब्यूल्स हो गए, एरियोला, निपल, डक्ट है, एडिपोज टिश्यूज़ हैं और स्किन है। मतलब ये साइड व्यू हो गया ब्रेस्ट का और हमारे पास इंटीरियर व्यू हो गया। अब हम देखेंगे ब्रेस्ट है क्या, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट इज एन अपेंडेज ऑफ द स्किन एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड composed of glandular tissues, fibrous or sporting tissues and fats, जैसे कि हमने देखा था एडिपोज टिश्यूज। Functional unit of the breast is secreting terminal lobules, ductules, which drain into major subareolar duct. There are about 12 to 15 major subareolar ducts. In resting state, terminal duct lobular unit secretes watery fluid that is reabsorbed. This rarely reaches the surface of the nipple because nipple ducts are blocked or plugged by the keratin. Secretions color varies from white to the yellow to the green to black या फिर blue and can be produced in up to 2/3 non-pregnant women. आगे हम डिफरेंट जो टाइप्स हैं सिक्रीशन की वो भी देखते हैं, उनकी काजेस भी देखेंगे। ये वही डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स हो गए ब्रेस्ट के। लोब्यूल, ये पूरा यूनिट, ये लोब हो गया जैसे कि पेन से हमें नज़र आ रहा है मार्क हुआ हुआ, ये डक्ट्यूल है। फिर पिगमेंटेड एरिया वही एरियोला, द डार्क एरिया अराउंड द निपल। फिर हमारे पास मिल्क साइनस आता है, वेयर द मिल्क कोलेक्ट्स, मिल्क डक्ट, ल्यूब थ्रू विच मिल्क ट्रेवल्स और डक्ट्यूल्स, एल्वियोलाई सेल्स वेयर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड। अब ये 3 हमारे पास मेजर पार्ट हो गए। एल्वियोलाई में मिल्क बन रहा है, मिल्क डक्ट में मिल्क ट्रेवल करता है और साइनस में आकर वो स्टोर होता है, कलेक्ट होता है। अगेन मेमरी ग्लैंड्स, इसमें अगर हम पूरे ब्रेस्ट की बात करें तो इसमें तकरीबन 12 to 20 लोब्स होती हैं एक ब्रेस्ट में। ये लेक्टिफेरस डक्ट हो गई, एरियोला, लेक्टिफेरस साइनस, कंटेन्स स्मॉल ड्रॉप ऑफ द मिल्क इन नर्सिंग मदर। ये पूरा लेब्यूल हो गया। लेब्यूल के फर्दर पार्ट्स में हमारे पास एल्वियोलाई आ जाता है जहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन होती है और एंड पे क्या है हमारे पास लेक्टिफेरस डक्ट है। ब्रेस्ट लाइज बिटवीन द स्किन एंड द पेक्टोरल फेशिया, जैसे कि हमने स्टार्ट में जो पिक्चर देखी थी। अगर हम पोस्टीरियरली देखें जहाँ पे ब्रेस्ट लाई करता है तो पेक मेजर होता है और इंटीरियरली ये स्किन से कवर्ड होता है, तो इसलिए ये स्किन और पेक्टोरल फेशिया के बीच में लाई करता है, टू विच इज लूजली अटैच। इट इज़ अटैच टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ कूपर्स लिगामेंट। बाउंड्रीज देखेंगे ब्रेस्ट की, सुपीरियरली एक्सटेंड फ्रॉम द क्लेविकल ऑन द एब्डोमिनल वॉल्स वेयर इट एक्सटेंड ओवर द रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ओब्लिक एंड स्ट्रेटस इंटीरियर मसल। एक्सिलरी टेल होती है ब्रेस्ट की, रन्स बिटवीन पेक मसल्स एंड लेटिसिमस टार्साई टू ब्लेंड विद द एक्सिलरी फैट्स। ब्लड सप्लाई में हमारे पास आ जाते हैं सुपीरो लेटरली, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी और सुपीरो मीडियली परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट, इसमें सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी हुई, एक्रूमियो थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी होगी। ये कट एज ऑफ पेक माइनर है हमारे पास और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये पेक कट एज ऑफ पेक मेजर है। ये हमारे पास होगी परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, स्मॉल ब्रांचेस। मसल देखें तो ये लेटिसिमस टॉर्साई मसल नजर आ रहा है और परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं ये स्मॉल ब्रांचेस, बिल्कुल राइट साइड लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज। मेन रूट ऑफ द लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज टू एक्सिलरी नोड्स। मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर एक्सिलरी नोड्स तक जाता है। ऑन एवरेज 20 to 30 नोड्स इन एक्सिला बिलो द एक्सिलरी वेन। These are separated into 3 levels by their relation to the pec minor. एक्सिलरी नोड्स को हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, लेवल 1, 2 और 3। लेवल 1 में हमारे पास नोड्स लेटरल टू द पेक माइनर वाले आ जाते हैं, नियरेस्ट टू द ब्रेस्ट, आर यूजुअली अफेक्टेड फर्स्ट बाय द ब्रेस्ट कैंसर। लेवल 1 ही मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर में इफेक्ट हो रहे होते हैं। लेवल 2 नोड्स बीनीथ द पेक माइनर मसल
और लेवल 3 पे लिम्फ नोड्स मीडियल टू दी पेक माइनर मसल। लिम्फ नोड्स ड्रेन्स टू दी इंटरनल मेमोरी नोड्स। रोटर्स नोड्स क्या है, सिचुएटेड बिटवीन द पेक मेजर एंड पेक माइनर मसल। द मेन रूट ऑफ लिम्फ ड्रेन ऑफ द कैंसर। रोटर्स नोड्स ही हमारे पास मेन रूट होता है ड्रेनेज ऑफ कैंसर के लिए, और ये लाई कहाँ पे करता है, पेक मेजर और पेक माइनर के दरमियान। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गई ब्रेस्ट की। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिला में एंटीरियर नोड्स हो गए, पेक्टोरल नोड्स भी जिसे कहते हैं, सब एरियोलर लिम्फेटिक प्लेक्सिस। इंफीरियर फ्रेनिक लिम्फ नोड्स, पैरास्टर्नल स्टर्नम के बिल्कुल पैरेलल। इंटर पेक्टोरल नोड्स हैं हमारे पास। फिर इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स, क्लेविकल के नीचे सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। इंफीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ब्रेस्ट डिजीज़, कौन कौन से हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑप्शंस होते हैं जिसकी बेसिस पे हम किसी भी कंडीशन का रिलेटेड टू ब्रेस्ट हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास वही डिटेल्ड हिस्ट्री आ जाएगी। डिटेल्ड हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे हम किसी भी ब्रेस्ट डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर डायग्नोसिस फिर भी अनक्लियर हो तो फर्दर हम इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं, रेडियोग्राफ्स पे जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है, ये वो लो वोल्टेज एक्सरे है, कैन डिटेक्ट impalpable lump indicate after the age of 35 years because sensitivity increases with the age as the breast tissues become less dense. सेकेंड हमारे पास रेडियोग्राफ में आ जाता है अल्ट्रासाउंड। डिस्क्रिमिनेट सिस्टिक लीजन फ्रॉम द सॉलिड वन, इंडिकेट बिफोर द एज ऑफ 35 ईयर्स। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है MRI का। डिस्टिंग्विश स्कार फ्रॉम लोकल रिकरेंस ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा, यूजफुल स्क्रीनिंग टूल इन हाई रिस्क वोमेन, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री एंड वोमेन्स विद इम्प्लांट्स। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है ब्रेस्ट बायोप्सी का। ट्रिपल असेसमेंट देखेंगे। ट्रिपल असेसमेंट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट में वही हिस्ट्री आ जाएगी हमारे पास, और डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड चीज़ रेडियोलॉजिकल असेसमेंट, और थर्ड चीज़ हमारे पास हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस आ जाता है। रेडियोलॉजिकल एनालिसिस में तो वही मेमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, और हिस्टोलॉजिकल में हमारे पास बायोप्सी या फिर FNAC आ जाएगा, फाइन नीडल एस्पायरेटेड कॉम्प्रेशन। क्लिनिकल असेसमेंट में वही हिस्ट्री है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। फिर हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, जनरल सर्वे, लोकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट में हमने इंस्पेक्शन भी करनी है और पल्पेशन भी करनी है, इसमें हम अस्कल्टेशन और परकशन नहीं कर सकते। ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स हैं मोस्ट कॉमन, मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, ITIS। मेस्टाइटिस मस्ट इंडिकेट करता है ब्रेस्ट को, इन्फ्लेमेशन इन ब्रेस्ट। फाइब्रोएडिनोमा, ये हमारे पास बेनाइन ट्यूमर होता है। क्लॉग्ड मिल्क डक्ट, ब्रेस्ट एंड निपल थ्रश। फिर ब्रेस्ट सिस्ट आ रही है और ब्रेस्ट कैंसर आ रही है। इन सब डिजीज़ को हम वन बाय वन देखेंगे। निपल से रिलेटेड पहले डिजीज़ हम देख लेते हैं। एनाटमी ऑफ निपल अगर हम देखें तो ये स्मूथ मसल्स हो गए, डक्ट ओपनिंग जो कि निपल पे है, सीरीशियस ग्लैंड्स होते हैं इसकी सराउंडिंग में, और ये पिगमेंटेड एरिया एरियोला हो गया। ये तीन मोस्ट कॉमन कंडीशन है निपल से रिलेटेड। निपल रिट्रैक्शन, क्रैक्ड निपल और निपल डिस्चार्ज। इसमें हम देख सकते हैं ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है निपल रिट्रैक्शन, रिट्रैक्टेड है निपल। सेकंड जो पिक्चर है इसमें हमें क्रैक्ड निपल नज़र आ रहा है, और लास्ट में क्या है, निपल से डिस्चार्ज हो रहा है। और कलर अगर हम देखें तो ये लाइट येलो कलर है। निपल रिट्रैक्शन देखेंगे डिटेल में। अब निपल रिट्रैक्शन occurs at the puberty or later in life, may be simple or pathological. Simple nipple retraction occurs at puberty, called as the simple nipple inversion. Recent nipple retraction is pathological. Slit-like nipple retraction is caused by the duct ectasia. Circumferential nipple retraction indicate underlying carcinoma. ये दो हमारे पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। अगर तो स्लिट लाइक निपल की रिट्रैक्शन है तो ये इंडिकेट करेगा डक्ट एक्टेजिया को, और अगर सर्कमफेरेंशियल निपल की रिट्रैक्शन है तो ये इंडिकेट करेगा कार्सिनोमा को। ट्रीटमेंट क्या है निपल रिट्रैक्शन की, यूजुअली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कॉस्मेटिक सर्जरी भी हो सकती है या फिर मैकेनिकल सक्शन के थ्रू भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन है निपल की क्रैक्ड निपल। क्रैक्ड निपल्स अकर्स ड्यूरिंग द लैक्टेशन। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टॉप्ड फॉर 24 to 48 आवर्स। ब्रेस्ट शुड बी एम्प्टीड विद द ब्रेस्ट पम्प। थर्ड कंडीशन है निपल की निपल डिस्चार्ज। 7% पेशेंट रेफर्ड टू द ब्रेस्ट क्लिनिक विद द निपल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज सीरियस भी हो सकता है, ब्लड स्टेन भी हो सकता है, या फिर ब्लड के अलावा एनी कलर, कलर में मोस्टली ब्लैक और ग्रीन ही हमें मिल रहा होता है। काजेस ऑफ निपल डिस्चार्ज देखेंगे। डिस्चार्ज फ्रॉम सरफेस अगर है तो ये हमें दो कंडीशंस में मिलता है, जो कि इसकी फर्स्ट कंडीशन स्किन की कंडीशन है किस्मा, और सेकंड पेजिटिस है। सेकंड हम देख रहे हैं डिस्चार्ज फ्रॉम द सिंगल डक्ट, किसी एक डक्ट से अगर डिस्चार्ज है तो वो दो तरह का हो सकता है, ब्लड स्टेन भी हो सकता है और सीयर सिग्नेचर भी हो सकता है। अगर सिंगल डक्ट से ब्लड स्टेन है तो ये इंडिकेट करेगा डक्ट पेपिलोमा को, डक्ट एक्टेजिया को और डक्ट कार्सिनोमा को। और अगर सिंगल डक्ट से सीरियस डिस्चार्ज है तो ये इंडिकेट करेंगे फाइब्रोएडिनोसिस को, डक्ट एक्टेजिया को और डक्ट कार्सिनोमा। थर्ड कंडीशन है हमारे पास अगर डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन मोर देन वन डक्ट से हो रहा है,
और फिर हम नेचर देखेंगे कि किस तरह का है डिस्चार्ज, ब्लड स्टेन्ड है, ब्लैक इन कलर है, पुरुलेंट है या फिर मिल्क डिस्चार्ज है। अगर तो ब्लड स्टेन्ड है तो वही कंडीशन हमारे पास आ जाएंगे जैसे हमने सिंगल डक्ट की देखी थी, डक्ट कार्सिनोमा हो सकता है, डक्ट एक्टेजिया हो सकता है या फिर डक्ट पेपिलोमा। अगर डिस्चार्ज ब्लैक इन कलर है तो ये डक्ट एक्टेजिया को इंडिकेट करता है, और अगर पुरुलेंट है तो ये मेस्टाइटिस होगा, और अगर मिल्की नेचर है डिस्चार्ज तो ये इंडिकेट करेगा लैक्टेशन को, हाइपोथायराइडिज्म को और प्रोलैक्टिनोमा को। ट्रीटमेंट है, अब एक्सक्लूड थी मेलिग्नेंसी बाय ट्रिपल असेसमेंट करते हुए हम कार्सिनोमा को, मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड आउट करेंगे। वंस मेलिग्नेंसी हैज़ बीन रूल्ड आउट, सिंपल रीअश्योरेंस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, एज इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट रिजॉल्व। और अगर मेलिग्नेंसी नहीं है तो फिर ये खुद से ठीक हो जाता है, हमने सिंपल रीअश्योरेंस ही करानी होती है पेशेंट को। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन जब भी हम करेंगे तो हमें दो फाइंडिंग मिल सकती हैं, कोई लंप नहीं है या फिर लंप है। अगर लंप है तो फर्दर हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, जैसे कि हमने ऑप्शंस देखे थे, मेमोग्राफ है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, बायोप्सी है, एमआरआई है। और अगर कोई लंप नहीं है तो फिर हम देखेंगे डिस्चार्ज को कि सीरस है या ब्लड स्टेन है, कलर डिस्चार्ज है या फिर मिल्की डिस्चार्ज है। और अगर सीरस या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो फिर हमारे पास फर्दर दो ऑप्शन आ जाते हैं, क्या ये डिस्चार्ज परसिस्टेंट है या फिर रिजॉल्व हो जाता है। अगर तो परसिस्टेंट सीरस या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो फिर मेमोग्राम कराना है। मेमोग्राम हो सकता है हमें नॉर्मल मिले, हो सकता है एबनॉर्मल मिले। अगर तो मेमोग्राम एबनॉर्मल है तो हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करानी है, और अगर नॉर्मल है तो माइक्रो डक्टेक्टमी या फिर डेटल एक्सीजन ऑफ द डक्ट इफ सिम्टम्स आर प्रॉब्लमेटिक। सेकंड है, अगर कोई लंप नहीं है लेकिन जो डिस्चार्ज है वो कलर्ड है तो इसमें सिंपल हमने रीअश्योरेंस करानी है पेशेंट को। थर्ड है कि डिस्चार्ज तो है लेकिन मिल्की इन कलर है तो इसमें एक्सक्लूड करना है हमने ड्रग इंड्यूस्ड या फिर एंडोक्राइन काज को। ये फाइब्रोएडिनोमा हो गया, सिस्ट, एप्सिस, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, ट्यूमर, ट्यूमर और ये टिम्पल स्किन। अगर हम लेफ्ट साइड वाली पिक्चर को देखें तो इसमें हमें पेक्टोरलिस मेजर मसल नजर आ रहा है, वही जो सिंपल एनाटमी हमने देखी थी। फिर लोब्यूल्स और टर्मिनल डक्ट्स हैं जिसमें सिस्ट मिल सकती है, स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस मिल सकता है, हाइपरप्लेजिया मिल सकता है, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया या फिर कार्सिनोमा। इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा से रिलेटेड हमें फाइब्रोएडिनोमा मिल सकता है या फिर फाइलिडोस ट्यूमर। लास्ट डक्ट से रिलेटेड हमें डक्टेक्टेजिया मिल सकता है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया मिल सकता है, इंट्राडक्टल पेपिलोमा या फिर पेजी डिजीज। अगर इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा है, पहले इंट्रा था अब है इंटरलोब्यूलर। इंट्रा में मतलब एक ही लोब्यूल के अंदर, इंटर में दो लोब्यूल्स के दरमियान। तो इसमें फैट नेक्रोसिस हो सकता है, लाइपोमा हो सकता है, फाइब्रोमेटोसिस हो सकता है, सार्कोमा है। फाइब्रोएडिनोमा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बेनाइन ट्यूमर है ये। इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। ब्रेस्ट माउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में मोबाइल होता है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ फीमेल ब्रेस्ट occur due to an exaggerated response of lobule and stroma to the normal hormonal stimuli. Usually occurs between 15 to 25 years of age. प्रेजेंटेशन क्या होती है फाइब्रोएडिनोमा की, फर्म हो सकता है, रबरी नेचर हो सकता है और मोबाइल लम्स होता है। डायग्नोसिस मेड बाय द ट्रिपल असेसमेंट, इफ फाइब्रोएडिनोमा इज कंफर्म्ड द पेशेंट शुड बी रीअश्योर्ड एंड सर्जिकल एक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बिनाइन है। दे शुड बी रिमूव्ड ई निकुलिनेशन इफ साइटोलॉजी सस्पिशियस। और अगर इसका साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर है, जिसे जैंट फाइब्रोएडिनोमा भी कहते हैं, पेशेंट डिजायर फॉर इट्स रिमूवल, तो तब भी हो सकता है हम सर्जिकल ऑप्शन पे जाएं अगर इसका साइज ज़्यादा है। नॉर्मली इसमें कोई सर्जरी नहीं होती। अगर तो साइटोलॉजी उसकी सस्पिशियस है तभी न्यूक्लिएशन के थ्रू इसको रिमूव करवा सकते हैं, या अगर इसका साइज ज़्यादा है। ये फाइब्रोएडिनोमा हो गया हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड पिक्चर में। सेकेंड कंडीशन है फाइलिडस ट्यूमर। फाइलिडस ट्यूमर प्रीवियसली नोन एज सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ द बॉडी और द सिस्टोसार्कोमा फैलिडोस arises from the stroma of breast and really from pre-existing fibroadenoma, occur over the age of 40 years but can appear in younger women. Presentation: large in nature, massive tumor with bosselated surface, occasionally ulcerated overlying skin because of pressure necrosis, mobile over the chest wall. मेटास्टेसिस भी हो सकता है, मतलब ये स्प्रेड कर सकता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास पेरिडोस ट्यूमर में वाइड लोकल एक्सीजन, बट मेस्टेक्टमी मे बी नीडेड इन केस ऑफ मैसिव रिकरेंट और मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये फेलिडिस ट्यूमर, इस पिक्चर में हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट नज़र आ रहा है। ब्रेस्ट इम्प्लांट पेक मेजर के नीचे है, चेस्ट वॉल पे डायरेक्टली। उसके ऊपर हमें पेक्टोरियस मसल नज़र आ रहा है। रिकमेंडेड 1.5 मार्जिन फॉर दी एक्सीजेंस। ये 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़कर फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। ये निपल हो गया 7 mm रेडियोग्राफिकली फ्रॉम द निपल कॉम्प्लेक्स, 2.5 सेंटीमीटर मैस, 5 mm रेडियोग्राफिकली फ्रॉम द पेक्टोरल मसल। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास ब्रेस्ट की ग्लेक्टोरिया। ग्लेक्टोरिया क्या है हमारे पास, कोपियस बायलैटरल डिस्चार्ज ऑफ मिल्क
फ्रॉम मल्टीपल डक्ट्स दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट फीडिंग। मिल्क प्रोडक्शन है, नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन हमारे पास गैलेक्टोरिया है। काजेज़ क्या है, कोई ड्रग की वजह से हो सकता है, जैसे डोपामिन एंटागोनिस्ट। कुशिंग डिजीज़ में भी गैलेक्टोरिया कंडीशन मिल सकती है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में ये हो सकता है। पिट्यूटरी एडिनोमा के पेशेंट्स में भी गैलेक्टोरिया हो सकता है। पिट्यूटरी एडिनोमा में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से गैलेक्टोरिया हो रहा होता है। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं, ये किस तरह से होता है। गैलेक्टोरिया को ट्रीट कैसे करते हैं, करेक्शन ऑफ एनी कॉजेटिव फैक्टर। इनमें से अगर कोई भी रीज़न है, जैसे काजेस में हमने देखा है कोई ड्रग है, कोई एंडोक्राइन रीज़न है, तो हमने अंडरलाइन काज को ट्रीट करना है। डोपामिन रिसेप्टर्स स्टिमुलेंट देने हैं, जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को। जो प्रोलैक्टिन नहीं होगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं होगी। सेकंड है हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम डक्ट को लाइगेट कर देते हैं। जिन जिन डक्ट से मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है उनको सिंपली लाइगेट कर देना है। ये हो गया हमारे पास कंडीशन गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया ड्यू टू हाइपर पिट्यूटरिज्म। इसमें होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास प्रोलैक्टिन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा बन रहा है तो ये चीज़ लीड करेगी मिल्क प्रोडक्शन को। इसमें भी हम देख सकते हैं हाइपोथैलेमस से फैक्टर आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस आ रहा है, जिसकी वजह से जो गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है वो कम बन रहा है। और ये गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जितना कम आएगा हाइपोफिसिस से, तो इससे टीएसएच भी कम बनेगा और एलएच भी कम बनेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोफिसिस पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है। जब एफएसएच कम है, एलएच कम है, तो हो सकता है ये चीज़ लीड करे एंड ओव्यूलेशन को। और सेकंड चीज़ क्या हो रही होती है कि डोपामिन कम बन रहा है। डोपामिन जितना कम होगा वो लीड करता है प्रोलैक्टिन के ज़्यादा होने को। प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा हुआ तो मिल्क की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। ये सेकंड मैकेनिज्म है। इसमें अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास पीआरएच रिलीज होता है, जो कि एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे। इंटीरियर पिट्यूटरी से दो आगे से रिलीज करा रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग और टीएसएच। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग जाकर प्रोलैक्टिन को रिलीज कराएगा मेमोरी ग्लैंड्स में, और टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करते हुए T3 T4 बनाएगा। अब अगर हम देखें, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में होता है, टीएसएच नहीं बन रहा, टीएसएच टीएसएच तो बन रहा है, सॉरी, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 नहीं बन रही। जितना कम लेवल होगा तो इसका क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, और ज़्यादा टीआरएच बनाएगा। जितना ज़्यादा टीआरएच बनेगा वो उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन को बनाएगा, प्रोलैक्टिन और टीएसएच को। लेकिन टीएसएच का यहाँ पे हमें थायराइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा होगा ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। तो ये चीज़ किसको लीड करेगी, अल्टीमेटली हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास एमेजिया। एमेजिया कहते हैं एब्सेंट को, ए मीन एब्सेंट और मेजिया ब्रेस्ट। कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड एमेजिया। ये यूनिलैटरल एब्सेंस भी हो सकती है या फिर बाईलैटरल भी। इसी के अपोजिट पॉलीमेजिया कंडीशन है। पॉली मीन मल्टीपल होता है, मेजिया रिलेटेड टू ब्रेस्ट। इसमें एसेसरी ब्रेस्ट मिल रहे होते हैं हमें। इसकी मोस्ट कॉमन साइट एक्सिला हो सकती है, जैसे कि इस पिक्चर में भी हमें एसेसरी ब्रेस्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा ये ग्रोइन में हो सकता है, बैटक में हो सकता है एसेसरी ब्रेस्ट, या फिर थाई में भी हो सकता है। और वैसे तो ये ई फंक्शनल ही होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग लैक्टेशन हो सकता है इनसे भी मिल्क की प्रोडक्शन हो। पॉलीमेजिया को ट्रीट कैसे करते हैं, सिंपली हम एक्साइज कर देते हैं। डीटी अगर हम देखें तो डीटी में हमारे पास लाइपोमा हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, लाइपोमा में हमें निपल नहीं मिल रहा होता। और अगर पॉलीमेजिया है तो पॉलीमेजिया में हमें निपल मिल रहा होगा और वहाँ से प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन होगी ड्यूरिंग लैक्टेशन। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास हीमाटोमा ऑफ द ब्रेस्ट। हीमाटोमा वही ब्लड क्लॉट को ही कहते हैं हीमाटोमा। Breast hematoma is a collection of blood that accumulate in your breast tissues, can occur after the trauma, and may give rise to the lump, which may be difficult to differentiate from the carcinoma unless it is biopsied. नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास ब्रेस्ट की, ब्रेस्ट एप्सिस। एप्सिस तो वैसे भी तब प्रोड्यूस होता है जब कोई इन्फेक्शन हो, तो ये भी हमारे पास ब्रेस्ट इन्फेक्शन के रिजल्ट में बनेगी एप्सिस। ब्रेस्ट एप्सिस इज अ पस filled lump that grows under the skin as a result of an infection. मोस्टली बैक्टीरियल मस्टाइटिस ही लीड करता है ब्रेस्ट एप्सिस को। मे बी लैक्टेशनल मोस्ट कॉमन, और इट मे बी नॉन लैक्टेशनल। ये लेफ्ट साइड पे हीमाटोमा ऑफ द ब्रेस्ट, और राइट साइड पे भी हमें रेडियोग्राफ पे ये नज़र आ रहा है ब्रेस्ट हीमाटोमा। सेकंड कंडीशन हमने देखी थी ब्रेस्ट एप्सिस, मस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। इसमें हम देख सकते हैं पस प्रोडक्शन, और यहाँ निपल से पस रिलीज भी हो रही है। ये पेनफुल कंडीशन होती है क्योंकि इन्फेक्शन है। क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, ब्रेस्ट एप्सिस में पेन मिलता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, फ्लक्चुएशन इन लेट साइन। ट्रीटमेंट सेलुलाइटिक फेज में हमने एंटीबायोटिक सिंपली दे देनी है, स्पोर्ट आप फेस करनी है, लोकल हीट भी दे सकते हैं, पेन के लिए एनाल्जेसिया देंगे। एब्सेस शुड बी ड्रेन्ड और एस्पायरेटेड repeatedly. Breastfeeding on the affected site should be stopped and should be emptied with the breast pump to avoid congestion. Lactation should be stopped with the use of bromocriptine. Incision and the drain of the breast abscess. Abscess is usually drained by giving circumareolar incision या फिर radial incision। ये दो तरह का incision है।
या तो हम सर्कम एरियोलर देंगे या फिर रेडियल इंसिजन गिवन एट द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमल फ्लक्चुएशन। ब्रेस्ट रिलेटेड नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास मेमोरी डक्ट फिस्टुला। ये क्या है हमारे पास एबनॉर्मल कनेक्शन ही होता है वैसे। इट इज़ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरी एरियोलर स्किन एंड एन एबनॉर्मल मिल्क डक्ट। काजेस क्या होती हैं, किस वजह से ये हमें एबनॉर्मल कनेक्शन मिल रहा होता है? ड्यू टू एक्टेजिया, पेरीडक्टल मस्टाइटिस, ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट एब्सिस। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन में? हमारे वही, अगर तो मस्टाइटिस है तो एंटीबायोटिक्स देनी है, या फिर स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है तो क्विट करानी है स्मोकिंग। एक्सcision ऑफ द डिजीज्ड डक्ट, जो भी डैमेज डक्ट होगी उसको हम एक्साइज्ड आउट कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है ब्रेस्ट की मंडोर्स डिजीज। मंडोर्स डिजीज क्या है हमारे पास? इट इज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द वेन्स ओवर द ब्रेस्ट एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वेन। मंडोर्स में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वेन्स हो जाता है ब्रेस्ट का। थ्रोम्बो वैसे भी थ्रोम्बस को कहते हैं फ्लैप मीन वेन्स, और ITIS इन्फ्लेमेशन, मतलब वेन जो ब्रेस्ट की वेन्स हैं उनमें थ्रोम्बस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कॉर्ड कैन बी पल्पेटेड, तो इस कंडीशन में हमें एक एबनॉर्मली कॉर्ड पल्पेट होगा। कंडीशन इज सेल्फ लिमिटिंग, और मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग भी होती है, या फिर सिंपली ड्यू टू पेन हम लेंसिड्स भी दे सकते हैं पेन को सबसाइड करने के लिए। ये मेमोरी डक्ट फिस्टुला, एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल ओपनिंग हमें नज़र आ रही है पेरी एरियोलर स्किन पे, मतलब निपल के अलावा एक और ओपनिंग। ये हमारे पास मंडोर्स कॉर्ड है ड्यू टू सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द ब्रेस्ट। एबनॉर्मल कॉर्ड हमें ये नज़र आ रही है पिक्चर पे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास डक्ट एक्टेजिया या फिर पेरीडक्टल मेस्टाइटिस। डक्ट एक्टेजिया इज डायलिटेशन ऑफ द ब्रेस्ट डक्ट विच इज एसोसिएटेड विद पेरीडक्टल इन्फ्लेमेशन, या फिर इसे पेरीडक्टल मेस्टाइटिस भी कहते हैं। काज क्या होती है? अनक्लियर काज हो सकती है, इडियोपैथिक जिसे कहेंगे, बट मोर कॉमन इन दी स्मोकर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं हमें डक्ट एक्टेजिया में? निपल डिस्चार्ज हो रहा होता है, सब इरियोलर मैस पर पल्पेट हो सकता है, मेमोरी डक्ट फिस्टुला, एबनॉर्मल कनेक्शन हुई, एबनॉर्मल ओपनिंग, स्लिट लाइक निपल रिट्रैक्शन हो मिल सकती है हमें, जैसे कि हमने पहले देखा भी था। अगर तो सर्कमफ्रेंशियल है तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही थी, कार्सिनोमा को अगर तो स्लिट लाइक है तो इंडिकेट कर रही थी डक्ट एक्टेजिया को। ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि ऊपर हमने कास्ट में देखा था ये मोस्टली स्मोकर्स में ही होती है। अगर तो स्मोकर में है तो हमने स्मोकिंग को क्विट कराना है और साथ एंटीबायोटिक्स देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन हो सकता है। सर्जिकल ऑप्शन में हम जितनी भी मेजर डक्ट्स होते हैं उनको एक्साइज आउट कर देना है। इस सर्जरी को हम कहते हैं हैटफील्ड ऑपरेशन। ये नॉर्मल डक्ट है हमारे पास, नीचे हम देख सकते हैं डायलेटेड या फिर क्लॉक्ड डक्ट, हमें ये दोनों नज़र आ रही है ब्रेस्ट में। नॉर्मल मिल्क डक्ट है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्लॉक्ड या फिर प्लग डक्ट है। ये मस्टाइटिस ड्यू टू क्लॉक्ड मिल्क डक्ट। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास गेनिकोमेस्टिया। गेनिकोमेस्टिया इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। काज क्या होती है? मेल्स में ब्रेस्ट इनलार्ज क्यों हो जाती हैं? अब इसकी काजेज हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ड्रग काजेज भी हो सकते हैं, एस्ट्रोजन एक्सेस भी हो सकता है, या फिर एंड्रोजन डेफिशिएंसी। पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल काजेज इसकी गेनिकोमेस्टिया की। फिजियोलॉजिकल में नियोनेटल होता है, बच्चों में ये नॉर्मल होता है, पिबर्टल पे भी नॉर्मली होता है, और एल्डरली भी ये हो सकता है। ड्रग इन कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से गेनिकोमेस्टिया हो सकता है मेल्स में? सिबिटिडीन है, डिजॉक्सन है, स्पाइरेनोलेक्टोन है, स्टेरॉइड्स हैं, और मिथाइल टोला है। फिर हम देखते हैं एस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से भी गेनिकोमेस्टिया हो सकता है मेल्स में। एस्ट्रोजन एक्सेस किस किस कंडीशन में होता है मेल्स में? टेस्टिकुलर अगर ट्यूमर है तो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा। एड्रीनल पार्टिकल न्यूप्लाज्म, ये भी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी एस्ट्रोजन एक्सेस होता है, और सिरोसिस ऑफ लिवर में भी। नेक्स्ट हमारे पास अगर एंड्रोजन डेफिशिएंसी है तो ये चीज़ भी लीड करती है मेल्स में गेनिकोमेस्टिया कंडीशन को। एंड्रोजन डेफिशिएंसी कब होती है? जो सेक्स हार्मोन्स होती हैं मेल्स में, ओल्ड एज आफ्टर 70 ईयर्स। लाइन फिल्टर सिंड्रोम, या फिर इसके अलावा लेप्रोसी में भी एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी मिल रही होती है, और ट्राइटिस में भी टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन, रेडिएशन थेरेपी अगर किसी की हुई है, या फिर रीनल फेलियर में भी एंड्रोजन डेफिशिएंसी हो सकती है। ट्रीट कैसे करेंगे गेनिकोमेस्टिया को? ट्रीट द काज, इनमें से जो भी काज होगी उसको हमने ट्रीट करना है। ड्रग है, एस्ट्रोजन काज है, या फिर एंड्रोजन डेफिशिएंसी काज है। रीअश्योर द पेशेंट आफ्टर एक्सक्लूडिंग द malignancy, subcutaneous mastectomy, preserving the nipple and the areola। नेक्स्ट है हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। Breast cancer is a disease characterized by the growth of the malignant cells in the mammary glands. Breast tumor is most common cause of death in the middle-aged women. Cause क्या है हमारे पास? एज रिलेटेड हो सकता है कार्सिनोमा बिफोर द एज ऑफ 20 years। 20% ऑफ लेडीज अफेक्टेड एट 90 years ऑफ एज। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, इसमें फैमिली हिस्ट्री का काफ़ी रोल होता है कार्सिनोमा में। जेंडर अगर 0.5 पेशेंट्स देखें, मेल्स में भी हमें ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा होता है। हार्मोनल इफेक्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन एक्सपोजर, लॉन्ग मिनिस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, जैसे अर्ली मिनॉर्टी हुई है किसी की, या फिर लेट मीनोपाज, लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर एज 30 years। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का। प्रेगनेंसी अगर प्रोटेक्टिव है, प्रेगनेंसी है तो ये एक प्रोटेक्टिव कंडीशन है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोटेक्टिव है। OCPs
ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ये इंक्रीज़ कर देती हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को। HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ये भी इंक्रीज़ कर देती हैं। डाइट अगर डाइट में हाई इनटेक अल्कोहल का है तो इससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। जेनेटिक म्यूटेशंस जैसे BRCA1 एंड BRCA2 या फिर लीफ रेमैनी सिंड्रोम जिसमें म्यूटेशन इन P53 पे हमें मिल रही होती है। कोर्डिन डिजीज़, जर्मलाइन म्यूटेशन इन दी PTEN जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। ये टाइप्स हैं हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की। डक्टल ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड मिक्स्ड ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, फोर्थ म्यूसिनस ब्रेस्ट कैंसर और लास्ट में है हमारे पास ल्यूपुलर ब्रेस्ट कैंसर। क्लासिफिकेशन देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव हो सकता है या फिर नॉन इन्वेसिव हो सकता है। नॉन इन्वेसिव मीन नॉन पेनिट्रेटेड, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करेगा, जहाँ पे होगा अपनी लोकेशन पे ही रहेगा, मतलब ये स्प्रेड नहीं करता, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जो इन्वेसिव इन नेचर होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ज़्यादा डेंजरस कौन से हुए? इन्वेसिव वाले। अब हम देख लेते हैं इन्वेसिव में कौन कौन से आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर और नॉन इन्वेसिव में कौन से हैं। पहले हम नॉन इन्वेसिव के देख लेते हैं। नॉन इन्वेसिव में डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और लब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू, ये दोनों नॉन इन्वेसिव है, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, ये लेस डेंजरस है। मोर डेंजरस इन्वेसिव जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं वो 80% होते हैं। इसमें इन्वेसिव लब्यूलर कार्सिनोमा 15% है, मेड्यूलरी कार्सिनोमा हो सकता है, कोलाइड कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा या फिर पेज्ड डिजीज ऑफ दी निपल। ये ब्रेस्ट सेल्स हैं हमारे पास। नॉर्मल सेल्स हो गए। नॉन इन्वेसिव कैंसर, इसमें हम सीख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर रही है, बल्कि स्पेसिफिकली एक सेल के अंदर ही है। और इन्वेसिव में क्या है, ये बाउंड्री को क्रॉस कर रही है। स्प्रेड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर है, लोकल स्प्रेड हो सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है। लोकल स्प्रेड चेस्ट वॉल में होगा। लिम्फेटिक स्प्रेड हमने पहले भी देखा था कि किसी के लिम्फ नोड्स को मोस्टली इन्वॉल्व करता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर रहा था। तो इसमें भी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स 70% केसेस में हमें इन्वॉल्व मिल रहे होते हैं। इसके अलावा एक्सिलरी के अलावा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सुप्राक्लेविकुलर भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हेमेटोजेनस अगर हम स्प्रेड देखें ब्लड के थ्रू, ये स्प्रेड हो सकता है बोन्स में, लिवर में, लंग्स में और ब्रेन में। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं हमें ब्रेस्ट कैंसर में? लंप इन ब्रेस्ट विच मे बी अल्सरेटेड, अपर आउटर क्वाड्रेंट इज इन्वॉल्व, nipple retraction or the blood stain discharge, axillary lymphadenopathy, disease present with the metastasis into the bone, जिसकी वजह से बोनी पेन होगा, जैसे हमने ऊपर हेमेटोलॉजिकल स्प्रेड में देखा था। लंग्स में हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन, हेमोप्टिसिस एंड लिवर। डायग्नोसिस के लिए हम वही FNAC कराएंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन कॉम्प्रेशन। सेकेंड कोर कट या फिर टू कोर कट नीडल बायोप्सी जो है वो यूज की जाती है। मे बी डन पल्पेटरी मेथड अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस और स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक। थर्ड है हमारे पास इंसिजनल बायोप्सी, ये लोकल एक्सटेंट ऑफ डिजीज में भी कर सकते हैं या फिर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट में भी। लोकल एक्सटेंट ऑफ डिजीज में मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और MRI, ये रेडियोग्राफ्स भी करा सकते हैं साथ। और अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है तो फिर क्लिनिकल जजमेंट या फिर सेंटिनल लिम्फ नोड्स बायोप्सी। फोर्थ है हमारे पास सिस्टेमिक स्प्रेड, बाकी सिस्टम को भी ये इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे अगर पुलमोनरी मेटास्टेसिस को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो लंग कैंसर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की वजह से लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर इसको नोट करने के लिए हम एक्सरे कर सकते हैं, CT करवा सकते हैं, चेस्ट CT। और अगर ये लिवर तक स्प्रेड हो गई है तो फिर लिवर अल्ट्रासाउंड या फिर CT ऑफ एब्डोमेन। हमारे पास है नेक्स्ट ब्रेस्ट ट्यूमर की स्टेजिंग, TNM ट्यूमर स्टेजिंग। टी इज TIS है, TIS मीन कार्सिनोमा इन सीटू। T1 में क्या है, प्राइमरी ट्यूमर और इसका साइज़ कितना है, लेस देन 2 सेंटीमीटर इन साइज़। T2 क्या है हमारे पास, 2 से 4 सेंटीमीटर साइज़। T3 मोर देन 5 सेंटीमीटर साइज़। और T4 पे क्या होगा, इन्वॉल्विंग चेस्ट वॉल आदि स्किन एक्सटेंशन। नोड से रिलेटेड स्टेजिंग आ जाती है TNM नोड स्टेजिंग। फर्स्ट हमने देखी थी ट्यूमर की स्टेजिंग। अब इसमें भी N0, N1, N2 और N3 है। N0 मतलब नो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व। N1 में पैल्पेबल मोबाइल इन्वॉल्व इप्सिलैटरल एक्सिलरी नोड्स, एक ही साइड के उसी साइड के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो पैल्पेबल और मोबाइल होंगे। N2 में क्या होंगे, अब ये मोबाइल नहीं होंगे बल्कि फिक्स्ड होंगे और होंगे इप्सिलैटरल ही। N3 में क्या है, इप्सिलैटरल और इंटरनल मेमोरी जो नोड्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास TNM मेटास्टेसिस की स्टेजिंग, M0 और M1। M0 मतलब कोई मेटास्टेसिस नहीं है, M1 मीन डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस है। ये स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, 0 स्टेज abnormal cells in the duct lining, सेकेंड कैंसर इन द ब्रेस्ट टिश्यूज। 2 स्टेज पे क्या है, कैंसर इन ब्रेस्ट टिश्यू, ट्यूमर इज लेस देन 2 इंचेस अक्रॉस इन साइज। स्टेज 3 में क्या है, ट्यूमर इज लार्जर देन द 2 इंचेस अक्रॉस इन साइज एंड कैंसर हैज स्प्रेड टू द ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और स्टेज 4 कैंसर में क्या है, कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द ब्रेस्ट टू द नियर बाय एरियाज ऑफ द बॉडी। और अगर हम सर्वाइवल रेट देखें तो स्टेज 0 में 100% सर्वाइवल रेट होता है, स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर में 98% सर्वाइवल रेट, स्टेज 2
ब्रेस्ट कैंसर में 88% सर्वाइवल रेट और स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर में 52% सर्वाइवल रेट होता है। और जो लास्ट स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की वो है स्टेज 4, इसमें मिनिमल सर्वाइवल है, 16% चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजिंग कहा जाती है UICC स्टेजिंग सिस्टम। UICC स्टेजिंग सिस्टम में हमारे पास वही 5 स्टेजिंग टोटल हो जाती है, 0 को इंक्लूड करते हुए। स्टेज 0 पे क्या है, जो हमारे पास ट्यूमर है वो इन सीटू है, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं है, क्योंकि M0 है, M0 है। फिर है स्टेज 1 के इसमें जो ट्यूमर होगा वो उसका साइज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा, कोई नोड इन्वॉल्व नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं है। स्टेज 2 में क्या है हमारे पास T1, मतलब साइज़ इसमें भी लेस देन 2 होता है, लेकिन हो सकता है नोड्स इन्वॉल्व हों यस, और मेटास्टेसिस इसमें नहीं होगी। स्टेज 2 की ही सेकेंड जो पिक्चर है ये मिल सकती है हमें कि T2 में क्या है, ट्यूमर साइज़ 2 to 5 सेंटीमीटर तक होगा, मतलब 2 से ज़्यादा लेकिन 5 से कम। और M0 पे तो वही कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है और में कोई मेटास्टेसिस नहीं होगी। या फिर इसकी थर्ड पिक्चर ये भी हो सकती है कि T3 है, T3 पे क्या था हमारे पास कि इसमें जो ट्यूमर का साइज़ था मोर देन 5 सेंटीमीटर, कोई नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं है। स्टेज 3 है फिर हमारे पास, इसमें T3 वही मोर देन 5 सेंटीमीटर साइज़ हो जाएगा, या फिर T4 भी हो सकता है। T4 हमारे पास क्या था इसमें, T4 इन्वॉल्विंग द चेस्ट वॉल और स्किन एक्सटेंशन, या फिर N0 से लेकर N3 भी हो सकता है, मतलब नोड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसके अलावा इससे जो सराउंडिंग में लिंफ नोड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। मेटास्टेसिस स्टेज 3 पे नहीं होती। मेटास्टेसिस सिर्फ और सिर्फ हमें स्टेज 4 लास्ट स्टेज में मिलती है। अगर तो ये मेटास्टेसिस है तो ये सीवियर कंडीशन होती है ब्रेस्ट कैंसर की, और इसमें सर्वाइवल रेट हमने ऑलरेडी देखा है 16% होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेजिंग सिस्टम है मैनचेस्टर स्टेजिंग सिस्टम। स्टेज 1 में क्या है, मोबाइल लंप इन द ब्रेस्ट, नो पैल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। स्टेज 2 में मोबाइल लंप इन द ब्रेस्ट, पैल्पेबल मोबाइल एक्सिलरी नोड्स। स्टेज 3 में क्या होता है, फिक्स्ड लंप होगा, पहले दोनों में मोबाइल लंप था, विद और विदाउट पैल्पेबल मोबाइल या फिर फिक्स्ड एक्सिलरी नोड्स। स्टेज 4 में क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी होंगी और जो स्टेज 3 पे हैं, और साथ में मेटास्टेसिस भी मिल रही होगी, मतलब कैंसर इसमें स्प्रेड हो चुका होगा बाकी बॉडी के रीजन्स में। अब हम देख लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ की जाती है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। UICC स्टेजिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है ट्रीटमेंट। अगर तो स्टेज 0 है, इन सीटो कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो, लो ग्रेड ट्रीटेड विद द पार्शियल मेस्टेक्टमी, इमीडिएट ग्रुप इज ट्रीटेड विद द पार्शियल मेस्टेक्टमी एंड एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी। मल्टीपल एंड हाई ग्रेड ट्रीटेड विद द मेस्टेक्टमी, मतलब फुल मेस्टेक्टमी विद और विदाउट रेडियोथेरेपी। सेकेंड है, अगर तो लब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू है जो कि नॉन इन्वेसिव इन नेचर था, प्रोफिलैक्टिव टोमोक्सिफिन थेरेपी भी दे सकते हैं, बायलैटरल टोटल मेस्टेक्टमी भी कर सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक मेस्टेक्टमी, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, अगर तो वुमेन विद द लब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर BRCA1 पॉजिटिव है, तो इन तीनों कंडीशंस में प्रोफिलैक्टिक मेस्टेक्टमी की जाती है। ये टाइप ऑफ स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, नॉर्मल रखते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, और फिर नीचे अगर हम देखें तो जो लब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू है, नॉर्मल लोब्स हमें नज़र आ रही हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे लब्यूलर कार्सिनोमा है। इसी तरह अगर हम ऊपर देखें तो ये नॉर्मल डक्ट्स हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। स्टेज 1 और स्टेज 2 सर्जरी, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की जाती है। कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की, अगर तो ट्यूमर मल्टीफोकल है, ट्यूमर जस्ट बिलो या फिर इन्वॉल्विंग द निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स है, प्रीवियस रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी ऑफ द सेम ब्रेस्ट, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, लैक ऑफ रेडिएशन फैसिलिटीज़ वेयर पेशेंट में नॉट फॉलो अप पोस्ट ऑपरेटिवली। ये हमारे पास कंट्राइंडिकेशंस हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, ये एरिया विच इज़ रिमूव्ड, यहाँ पे ट्यूमर था। सेकेंड है मेस्टेक्टमी, इसकी इंडिकेशंस, जब भी ट्यूमर साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर होगा, मल्टीफोकल इन नेचर होगा, या फिर डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो होगा, या फिर लब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटो। टाइप्स क्या है मेस्टेक्टमी की, सिंपल मेस्टेक्टमी हो सकती है, एक्सटेंडेड सिंपल मेस्टेक्टमी हो सकती है, मॉडिफाइड रेडिकल जिसे पैटी मेस्टेक्टमी कहते हैं ये, या फिर हॉलस्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, एडिमा ऑफ आर्म, एडिमा हो सकता है उसी साइड पे, आर्म का हीमाटोमा फॉर्मेशन, सीरोमा हो सकता है, वुंड का इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लैप की नेक्रोसिस हो सकती है, या फिर उसी एरिया में नर्व्स की इंजरीज हो सकती हैं, और मोस्ट कॉमनली लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर्ड होती है। ये हमारे पास मॉडिफाइड रेडिकल मोस्टेक्टमी, जिसमें हम जो ब्रेस्ट रूट होती है वो भी रिमूव करते हैं।
ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, और इसी के साथ हमारे पास है सिंपल मेस्टेक्टमी, जिसे टोटल मेस्टेक्टमी भी कहते हैं। ये मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी और हॉलस्टेड मेस्टेक्टमी। हॉलस्टेड मेस्टेक्टमी, कीमोथेरेपी, इंडिकेशंस क्या हैं कीमोथेरेपी की? ऑल नोड पॉजिटिव पेशेंट्स, जिनमें भी नोड्स इन्वॉल्व होंगे उनमें कीमोथेरेपी की जाती है। कैंसर का साइज अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तब भी कीमो रिकमेंड करनी है। कैंसर विद एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, और एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, लिम्फ वेसल्स इन्वेजन है, हाई ग्रेड ट्यूमर है, HER2 है, ओवर द एक्सप्रेशन, नेगेटिव एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिसेप्टर्स है। कीमोथेरेप्यूटिक रिजीम में साइक्लोफॉस्फामाइड है, मिथोट्रेक्सेट है और 5-FU। मॉडर्न कीमोथेरेपेटिक रिजीम्स में हमारे पास थेरासाइक्लिन आ जाता है और टेक्सिन्स आ जाते हैं। पेशेंट्स हु आर HER2, इसमें न्यू पॉजिटिव आर्गिविन, जिसमें ट्रेस्ट्रोजुमेब आ जाता है। हार्मोनल थेरेपी, एंटी एस्ट्रोजन ड्रग टोमैक्सिफिन इन द प्री मेनोपॉजल वुमेन, और aromatase inhibitors such as anastrozole in the postmenopausal should continue for the 5 years. Stage 3, treated by the modified radical mastectomy, followed by the adjuvant chemotherapy and radiotherapy. Stage 4, metastatic disease, cancer is not curative, symptomatic treatment जिसमें palliation to improve the quality of life, and SIDS, surgery is needed to remove the fungating growth, जिसे टॉयलेट मेस्टेक्टमी भी कहते हैं। हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है स्टेज 4 में, कीमोथेरेपी भी दी जाती है, और चेस्ट रिलेटेड जैसे प्लूरल इफ्यूजन है, इस प्लूरल इफ्यूजन को ट्रीट करेंगे बाय ड्रेनेज एंड प्लूरोडिसिस। ये the entire fungating mass along with a narrow rim of the skin is removed. The deep dissection should extend up to the underlying pectoral muscle. Toilet mastectomy. Inflammation of carcinoma, inflammatory carcinoma of breast, इसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें एरिथमा, एडिमा और इंडोरेशन मिल रही होती हैं। Carcinoma breast in the pregnancy. Pregnancy associated breast cancer is defined as breast cancer diagnosed during the pregnancy or in the first postpartum year. ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। कंट्राइंडिकेशंस क्या है? रेडियोथेरेपी नहीं दी जाती कार्सिनोमा ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी में। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर है तो फिर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की तरफ जाएंगे, और अगर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है तो फिर कीमोथेरेपी देंगे। थैंक यू सो मच, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।